पर जो है झंडे वाला पार्क थाना क्षेत्र अमीनाबाद से ये जुलूस आज प्रारंभ होगा 12वीं रबीउल अव्वल के उपलक्ष्य पर। ये आगे पश्चिमी जोन में जाकर के समाप्त होगा। इसमें तमाम सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। इसमें माउंटेड पुलिस के साथ स्थानीय पुलिस, पीएसी, आरआरएफ, इसके अतिरिक्त हम लोग सीसीटीवी कैमरास और ड्रोन्स के माध्यम से लगातार निगरानी करते हुए इसको पूरी सुरक्षा के माहौल में जो है संपन्न कराएंगे। एआईपी और जमात इस्लामी मिलकर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, उस पर आपकी रिएक्शन जानना चाहते हैं। मैंने भी कोशिश की थी, जो हम जैसी पार्टीज है, जो सेक्युलर पार्टीज है, जो पीएचडी बनी थी, मैंने कोशिश की थी हम लोग इकट्ठे चले, मगर बदकिस्मती से नेशनल कॉन्फ्रेंस को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कुर्सी की हवस इतनी ज्यादा है। उन्होंने सोचा अगर हम कुछ सीटें किसी और को देंगे तो कहीं हमारा जो कुर्सी हाथ से न निकल जाए। मैं कहती हूँ हम लोगों को भी इकट्ठे चलना चाहिए थे, ताकि जो आजाद उम्मीदवार बहुत बड़ी तादाद में दिल्ली ने मैदान में डाले यहाँ का वोट डिवाइड करने के लिए, वो वोट डिवीजन नहीं होता। शुक्रिया। मुझे लगता है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसका जवाब देना चाहिए। ये तीन राजनीतिक दल ऐसे, पीडीपी, एनसी और कांग्रेस, जिन्होंने 70 साल तक बंटा धार जम्मू कश्मीर का किया है। धारा 370 वॉज अ ब्लंडर ऑफ नेहरू। ये नेहरू जी का सबसे बड़ा ब्लंडर धारा 370 थी, जिसने जम्मू कश्मीर को पिछड़ने पर मजबूर कर दिया। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, अलगाववाद को बढ़ावा दिया, यहां पर विकास को रुकवा दिया, और यही धारा 370 के कारण 45,000 लोगों की हत्याएं तक हो गई, सैनिकों की यहां पर शहादत हुई। न जाने कितने जख्म पंडित नेहरू जी और कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर को दिए हैं। उन जख्मों को भरने का काम, सुधार करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया धारा 370 का हटाकर। 70% कमी यहां पर आतंकवाद में आई, यहां पर पथरावबाजी की घटनाएं शून्य हो गई। आईआईटी, आईआईएम से लेकर आईआईएमसी और ट्रिपल आईटी से लेकर 8 मेडिकल कॉलेज, 15 नर्सिंग कॉलेज से लेकर 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, 2 एम्स, ये जम्मू कश्मीर में बनाए तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाए। सैकड़ों किलोमीटर की सड़कें हमने यहां पर बनाकर दी। अब मैं आपसे पूछता हूं, कांग्रेस ने क्या दिया है? कांग्रेस ने केवल झूठे वायदे दिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने केवल खोखले वायदे दिए। इनके 3 पीढ़ियों ने राज किया और राज करके अपने घर भरे हैं और लोगों के घरों को खाली किया। सर, एक उन्होंने कहा कि हम बेरोजगारी, हम सभी जानते हैं कि हरित ऊर्जा के क्षेत्र में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है एवं निरंतर हम इस दिशा में प्रगति कर रहे हैं। भारतवर्ष ने सन 2030 तक गैर परंपरागत स्रोतों से 500 गीगावाट बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मुझे आशा है कि हम इस लक्ष्य को समय से पहले ही प्राप्त कर लेंगे। मुझे यह बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि सुनीत कार्य में छत्तीसगढ़ राज्य की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। छत्तीसगढ़ राज्य इस क्षेत्र में अधिक से अधिक निवेशकों को आमंत्रित करता है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य की कुल ऊर्जा मांग औसतन 5,500 मेगावाट है, जिसका लगभग 15% बिजली की आपूर्ति ग्रीन एनर्जी से हो रही है। हम ग्रीन एनर्जी को 45% से ऊपर करने का प्रयास कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में कोयला प्रचुर मात्रा में है। हमारे राज्य में राज्य सरकार के साथ साथ निजी क्षेत्र के कोयला आधारित 21,000 मेगावाट क्षमता से अधिक ताप विद्युत संयंत्र स्थापित है, जिससे देश के कई राज्यों को बिजली प्राप्त हो रही है। यह हमारे नीतियों का परिणाम है कि इतनी अधिक परियोजनाओं की स्थापना छत्तीसगढ़ राज्य में हुई है। अब हम ग्रीन एनर्जी की दिशा में अधिक से अधिक ध्यान दे रहे हैं। हम ग्रीन एनर्जी जैसे सौर ऊर्जा, जल विद्युत एवं बायोमास संयंत्र को प्रोत्साहित कर रहे हैं। हमारे नीतियों में निवेशकों के लिए ऐसे कई प्रावधान किए गए हैं जिससे परियोजना की स्थापना में आसानी एवं शीघ्रता हो सकेगी। मुझे यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य ने
भारत की सबसे बड़ी 120 मेगावाट पावर क्षमता की बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की स्थापना का कीर्तिमान हासिल किया है। बिट्टू ने कहा कि राहुल गांधी बाहर जाते हैं तो रिलीजन को बांटने की, तोड़ने की कोशिश करते हैं, कराटर अलाउड नहीं है इंडिया में, ये सब बोलते हैं। गांधी फैमिली ने कॉन्स्पिरेसी भी कही। उन्होंने फिर आगे जाके ये भी कहा कि जब इंडियन नहीं है, वो ज्यादातर जब बाहर रहते हैं, उनको अपने देश से इतना कोई प्यार नहीं है। सेपरेटिस्ट भी उनको प्रमोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। और अगर कोई अवार्ड देना चाहिए नंबर 1 टेररिस्ट का, और देश से बड़ा टेररिस्ट उनकी अचीवमेंट है कि आप ये सवाल पूछ रहे हैं। किसान आंदोलन के दौरान उनके बयान देखे थे, सुना दूं? परेशानी में पड़ जाएंगे बिट्टू साहब। क्या क्या नहीं कहा था। नए कन्वर्ट हैं, नए कन्वर्ट के समक्ष चुनौतियां बहुत बड़ी होती है। उसको मोर क्रिश्चियन देन द पोप साबित करना पड़ता है। तो उस मसले में वो भिड़े पड़े हैं। पूरी जिंदगी कांग्रेस में बीती। मैं तो किसान आंदोलन के दौरान उनके साथ में काम किया है ना। तो आदमी को आप पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में गए हैं, मंत्री बने, लेकिन सुचिता रहे, ध्यान रहे, सारगर्भित बातें हों। ये बयान आपकी पार्टी के लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा। आप जिनको खुश करने के लिए बोल रहे हैं ना, उनको मुसीबत में डाल रहे हैं। उन्हें भी मुसीबत से बचाइए। बात कर लेते हैं अरविंद केजरीवाल। जिस तरह विदेश में जाकर राहुल गांधी ने लोकतंत्र का मजाक उड़ाने का काम किया और विदेश में जाकर राहुल गांधी जी ने भारत के संविधान बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा इस देश में आरक्षण की व्यवस्था को दिए जाने के उसका भी मजाक उड़ाने का काम किया। और राहुल गांधी के डीएनए में आरक्षण विरोधी नीतियां हैं। राहुल गांधी जी के परदादा पंडित नेहरू ने भी आरक्षण का विरोध करने का काम किया था और तत्कालीन सभी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इसका विरोध जताने का निर्देश भी दिया था। उसी तरह श्रीमती इंदिरा गांधी भी इस देश में गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को आरक्षण नहीं मिले, वो भी अपने राज्य में यही करते रही। राहुल गांधी जी के पिताजी स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने भी जब मंडल कमीशन इस देश में लाया गया, तब भी गांधी परिवार ने आरक्षण का विरोध किया पानी पी पीकर। और आज आरक्षण विरोधी डीएनए राहुल गांधी का साबित हो गया कि विरोध में जाकर, विदेश में जाकर उन्होंने विरोध करने का काम किया और कहा कि आरक्षण हम समाप्त कर देंगे। कांग्रेस पार्टी लगातार माइनॉरिटी को आरक्षण देने का काम कभी आंध्र प्रदेश में करती है, कभी कर्नाटक में करती है, और जितने भी माइनॉरिटी यूनिवर्सिटीज हैं, सब में आरक्षण को समाप्त करने का काम कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों ने किया। इसलिए पूरी तरह कांग्रेस एक्सपोज भी हो चुका, डिपोज भी हो चुका, और देश की जनता ने सही फैसला लिया कि फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनाया, जो नरेंद्र मोदी जी लगातार ये गारंटी के साथ 2014 से कह रहे हैं कि इस देश में जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार है, आरक्षण को कोई छू नहीं सकता है। और ये हमारा इतिहास कहता है, जब स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को बिहार में मुख्यमंत्री बने, तब भी बिहार में पहली बार अति पिछड़ों को आरक्षण जनसंघ के सहयोग के साथियों के सहयोग से मिला। और देश में भी जब मंडल कमीशन को लाया गया, जो श्रीमती इंदिरा गांधी ने
ठंडे बस्ते में डालने का काम किया था। जब देश में बीपी सिंह जी देश के प्रधानमंत्री हुए तो सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी ने समर्थन देकर 84 सांसदों का समर्थन देकर आरक्षण की व्यवस्था किया। और यहां पर भी एक नेता है लालू प्रसाद जी, जो लगातार ये कहते रहते हैं आरक्षण के समर्थन में। वो आजकल लालू प्रसाद जी वही राहुल गांधी के गोद में खेल रहे हैं, जिस राहुल गांधी ने उनका पूरा जीवन, राजनीतिक जीवन, एक मुखिया बनने लायक भी नहीं छोड़ा। और जिस तरह लालू प्रसाद जी भी कभी आरक्षण नहीं दिए, 1990 से लेकर 2005 तक बिहार के मुख्यमंत्री बनकर रहे, लेकिन किसी एक वर्ग को भी बिहार में आरक्षण देने का काम नहीं किया। दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी जब भी सरकार रहती है साथ, तब आरक्षण देने का काम करती है। तो सत्ता पर रहते तो विदेश जाते हैं और सत्ता से हटते हैं तो जनता के पास जाते हैं। कौन सा? मेरा तो पासपोर्ट कोर्ट में रहता है भाई साहब। हम तो अनुमति लेके जाते, सरकारी कार्यक्रम था टूरिज्म को लेके तो केवल जापान गए थे, और कहाँ गए थे? बिहार का प्रमोशन ना हो। और उसमें तो भारत सरकार के ही लोगों ने इनवाइट किया था, तो वही लोग लेके गए थे। तो इन लोगों को कोई आइडिया तो है नहीं, इन लोगों को विकास से क्या मतलब। हम तो बोलते हैं 5 लाख नौकरी दी, हमने आरक्षण की सीमा बढ़ाई, हमने मानदेय को बढ़ाया, हमने आईटी, स्पोर्ट्स, टूरिज्म पॉलिसी बनाई, हम लोगों ने नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। विजय सिन्हा या सम्राट चौधरी का एक एक काम गिना दो तो जरा। आज हो गया ना, कितना हो गया, 8-9 महीना हो गया ना भाई। एक कोई काम तो किए होंगे, एक कोई काम बता दो जो भाजपा के नेताओं ने किया। हाँ। कई लोगों को जानकारी होगी कि कल मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया था कि कल मंगलवार को वे अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री के पद से देंगे। आज उन्होंने एलजी साहब से इस्तीफा देने के लिए समय मांगा है और कल शाम का समय उन्हें मिला है। लिहाजा आज इस घटनाक्रम के ऊपर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने, जो कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने पीएसी यानी कि पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता और मौजूदा कैबिनेट के सभी मंत्रीगण मौजूद थे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सभी वहां पे मौजूद नेताओं और मंत्रियों से 1 to 1 नए मुख्यमंत्री के विषय में चर्चा की, उनसे फीडबैक लिया और कल विधायक दल की मीटिंग होगी और इस चर्चा को दूसरे चरण में कल विधायकों के साथ मुख्यमंत्री ले जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या ये मंत्रियों से 1 to 1 चर्चा की या सभी पीएसी मेंबर्स से? सभी पीएसी मेंबर्स और मंत्रीगण जो मौजूद थे, हर एक से मुख्यमंत्री जी ने 1 to 1 चर्चा की है। अभी जो प्रभारी लगे उनकी मीटिंग थी, तो यहाँ पर कैंपेन के बारे में डिस्कशन हुआ। उनको एजेंडा दिया गया है कि कैसे कैंपेन करना है, क्या क्या करना है। तो अगले 15 दिन का मॉड्यूल जो है, जो काम है, कैंपेन है, इनसे डिस्कस किए हैं। अब सारे अपने अपने विधानसभा में लग के एक एक गांव में जाकर कैंपेन करेंगे और पूरी ताकत से जनता को ये बताएंगे कि सारी पार्टियों को हरियाणा की जनता ने बार बार मौका दिया है। एक बार अरविंद केजरीवाल जी को मौका दे दीजिए। अगर वो आपके लिए अच्छा काम करेंगे तो आगे आप वोट देना, अगर आपको लगे कि वो अच्छा काम नहीं करेंगे तो आगे वोट मत देना। दिल्ली के नेक्स्ट सीएम कौन होंगे? और सेकंड इसी में जुड़ा सवाल है, क्या अरविंद केजरीवाल जैसे हरियाणा का लाल माना जाता है, क्या वो हरियाणा की कमान संभालेंगे? देखिए, दिल्ली का मुख्यमंत्री अगला कौन होगा वो अब अगले 1-2 दिन में तय हो जाएगा। जो सर ने अभी बताया था कि विधायक दल की बैठक होगी, उसमें से किसी एक को चुन लिया जाएगा। बड़ा प्रश्न ये है कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों दिया। जो अरविंद केजरीवाल अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता है, अपना सारा जीवन उसने ईमानदारी से जिया है,
सारी नौकरियां छोड़ दी, सरकार को एक बारी छोड़ दिया। ऐसे अरविंद केजरीवाल पे एक लांछन लगा है। लांछन क्या है कि इन्होंने घोटाला करके बेईमानी करी है। कोई भी ईमानदार आदमी इस देश का ये कैसे बर्दाश्त करेगा उस पे जो लांछन लगा है। तो अरविंद केजरीवाल को सत्ता का मोह नहीं है, अरविंद केजरीवाल को अपनी इज्जत सबसे ज्यादा प्यारी है। कि राहुल जी को कंपेयर किया है सर खालिस्तानी टेररिस्ट पन्नों से, उनकी लैंग्वेज को। मुझे लगता है कि जो राहुल गांधी जी के बारे में बातें बोली जा रही हैं, जो बयान आ रहे हैं, जिम्मेदार पदों में बैठे लोग बोल रहे हैं, केंद्र सरकार के मंत्री बोल रहे हैं, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष होकर राहुल गांधी जी ने जनता की आवाज को उठाया है। लेकिन उनको लगातार टारगेट करने का जो उद्देश्य है वो सिर्फ ये है कि आज बीजेपी बैकफुट पे है, हर जगह पिछड़ रही है। चुनाव प्रचार में कांग्रेस बहुत आगे निकल चुकी है, चाहे जम्मू कश्मीर हो चाहे हरियाणा हो। तो राहुल जी को टारगेट करने का उनका सिर्फ यही है कि वो अपनी बौखलाहट को दिखाना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो बहुत ही आपत्तिजनक हैं, और अपनी जिम्मेदार पद पर बैठ के लोग अगर इस बात को बोलते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सरकार की मंशा को प्रकट कर रहे हैं, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस प्रकार की भाषा का सभ्य समाज में कोई प्रयोग नहीं हो सकता। लेकिन वो कितना भी कोसें, गालियां दें, आरोप लगाएं, लेकिन हम लोग अपने रास्ते से हटने वाले नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी कमिटेड हैं जनता के लिए, पब्लिक के लिए। लेकिन बेवजह उनको टारगेट करना और जिस भाषा का जो लैंग्वेज यूज करी है, मैं समझता हूं इस पे तो सरकार को कदम उठाना चाहिए और भाजपा को माफी मांगनी चाहिए कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स में इस प्रकार की भाषा का वो उपयोग करने की परमिशन दे रही है। सर उन्होंने ये भी कहा है कि ये भारतीय नागरिक नहीं है, वो अक्सर विदेश में ही रहते हैं। मैंने कहा ना, ये इनका एक ही उद्देश्य है। जब जब बीजेपी बैकफुट पे आती है, जब जनता उनको रिजेक्ट करती है, जब वो चुनाव लगातार हारने की तरफ जाते हैं, तो बौखलाहट में एक एजेंडा रहता है कि राहुल गांधी जी को उनको टारगेट करना है, अपशब्द प्रयोग करने हैं। हम लोग कभी भी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करते, लेकिन बड़ा निंदनीय है, कंडेमेबल है, और मुझे लगता है कि इसके लिए भारत सरकार को और बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। सेंटर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बिल लाने की तैयारी में ये 4 स्टेट्स का चुनाव इकट्ठे नहीं करा पा रहे हैं वो, या करने नहीं दे रहे हैं। 2 स्टेट्स का कर रहे हैं। झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव पोस्टपोन किए हैं, बाई इलेक्शन सारे पोस्टपोन कर रहे हैं। तो अपनी सुविधा के अनुसार वो काम करना चाहते हैं और हमेशा जनता को भ्रमित करने के लिए नए नए एजेंडा लेकर आते हैं। आज सरकार को बताना चाहिए कि पिछले 10 महीने में आपने क्या किया है। 6-5 महीने में जहां जहां सरकारें आपकी बनी हैं, 10 महीने हो गए हैं, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, तीनों स्टेट्स के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल चरमरा गया है और सरकार हर मोर्चे पर इस बैकफुट पर है। सर सेंसस को लेकर तो बात कर रहे हैं, लेकिन कास्ट सेंसस को लेकर कुछ नहीं कर रहे हैं। ये हमारी पार्टी का कमिटमेंट है, इसको हम पूरा। देखिए, आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पे ये एनएमजी रेक होता है जिसमें कि गाड़ियां आती हैं। ये भी दिल्ली डिवीजन से आ रहा था और ये बैंगलोर की तरफ जा रहा था। तो इसमें जब ये मिस्ट्रॉ द मंडीदीप के बीच से पास कर रहा था, उस सेक्शन में यहाँ पे डिरेलमेंट हुआ है, जिसमें कि लगभग 3 कोच में लगभग 1 कोच की 4 बोगी और बाकी 2 कोच में 1-1 बोगी का डिरेलमेंट हुआ है। और आप देख रहे हैं कि कार सुचारू रूप से चल रहा है और हम लोगों ने बेसिकली लगभग 2 कोच उठा लिए हैं अब तक और तीसरे कोच को लिफ्ट करके रखा है, जिससे कि यहाँ पे ट्रैक बन जाएगा, उसको भी लोअर कर देंगे। तो इसमें एक बात यह है कि हमारा ट्रैफिक बाधित नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमारी मिडिल लाइन और जो अप डाउन लाइन है उससे ट्रैफिक लगातार चला है। तो पैसेंजर ट्रैफिक और गुड्स ट्रैफिक में कोई बाधा नहीं आई, वो लगातार चलता रहा है। सर क्या कारण रहा कि इस तरीके से ये हादसा हो गया कि ट्री लाइन हो गई? देखिए, ये तो इंक्वायरी में मालूम पड़ेगा। अभी तो हम लोग यहाँ पे रेस्टोरेशन कर रहे हैं। रेस्टोरेशन जल्दी से जल्दी हो, जिससे हमारा प्रयास रहता है कि जिससे कोई जो ट्रैफिक है बाधित ना हो। इंक्वायरी इसके बाद होती है, इंक्वायरी में इसका मालूम पड़ेगा कि क्यों हुआ ये। सर कब ये हुआ था हादसा और कितना समय और लगेगा सर ये सुचारू रूप से ट्रेन यहाँ से निकल जाए, मालगाड़ी और साथ में और भी ट्रेनें यहाँ पे चल सकें? ये लगभग 1 बजे के आसपास हुआ था, 12:40 पर हुआ था। और इसमें अभी जैसा आप देख रहे हैं कि लगभग हमें आधा घंटा से 45 मिनट और लगेगा, तब तक ट्रैक पूरा हो जाएगा और उसके बाद हम इसी ट्रेन को मूव करा के इसकी सेफ्टी चेक कर लेंगे। कोई कह रहा था सर यहाँ पर मेंटेनेंस नहीं हो रहा था, गाड़ी तेज थी सर, इस तरीके से? नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं था। यहाँ मेंटेनेंस तो ट्रैक का होता ही है। ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पे ऐसा कार्य हो रहा था जो कि ट्रैक पे नहीं होना चाहिए। ट्रैक पे मेंटेनेंस होता है, तभी तो ट्रैक सुचारू रूप से सेफ्टी मेंटेन करता है। तो यहाँ पे कार्य हो रहा था और यहाँ 30 किलोमीटर की स्पीड थी, लेकिन ये क्यों यहाँ पे इस तरह की घटना घटी है, इसके लिए पूरी इंक्वायरी होगी, जिसमें कि इसका कारण मालूम पड़ेगा। और ट्रेनें सर बाधित तो नहीं हुई है ट्रैक के यहाँ पर लाइन होने से? नहीं, जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे हमारी 2 लाइन और है
एक हमारी यहाँ पे मिडिल लाइन है और एक हमारी डाउन लाइन है, उस पर लगातार हमारा ट्रैफिक सुचारू रूप से चला है और कोई यातायात बाधित नहीं हुआ है। थैंक यू। हम त्रिपुरा के अंदर एक लोकप्रिय सरकार के सानिध्य में जो डबल इंजन की सरकार है, डबल स्पीड के साथ विकास और त्रिपुरा के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रही है, तो दूसरी ओर हम सबके सामने धार्मिक क्षेत्र में भी हो रही प्रगति, जहां हमारे लिए उल्लेखनीय है, लेकिन वहीं बगल में आपकी हजारों किलोमीटर से जुड़ी हुई सीमा के अंदर जो हमारे बंधुगण रह रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है, यह आप सबसे किसी से भी छुपी हुई नहीं है। बहनों और भाइयों, हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा। धर्म एव हतोहंति धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, लेकिन अगर आप अपने स्वार्थ के लिए उस धर्म का बलिदान कर रहे हैं तो वह धर्म भी आपके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करेगा। हमारी सनातन मान्यता रही है, यतो धर्मस् ततो जय, और यही हम सब की शिक्षा है। हम सब आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में पूरे देश के अंदर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम एक मजबूत भारत के लिए कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प, उनका सामर्थ्य और उनकी विजनरी लीडरशिप हम सबको एक नई यात्रा के साथ आगे बढ़ा रही है। और हम सब ये भी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जब स्मृति हम सबके सामने आती है तो भगवान श्री कृष्ण एक हाथ में मुरली है तो दूसरे हाथ पे सुदर्शन भी तो है उनके हाथ में। केवल मुरली से काम नहीं चलेगा, बल्कि सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है। और सुदर्शन भी जब आपके सामने होगा तो फिर किसी श्री श्री शांति काली महाराज को अपना बलिदान नहीं देना पड़ेगा। इस्तीफा दे देंगे और उनकी पार्टी का कहना है कि जैसे उनका इस्तीफा एक्सेप्ट हो जाएगा, एक लेजिस्लेटिव मीटिंग बुलाई जाएगी और फिर नया लीडर इलेक्ट किया जाएगा। इसको आप कैसे देखते हैं? इस्तीफा देने में भी इतना देर क्यों करा है? इस्तीफा कब दे रहे हैं? जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप न मुख्यमंत्री के रूप में किसी फाइल पे साइन करेंगे, न मुख्यमंत्री के कार्यालय पे जाएंगे, तो इससे साफ है कि वो अभी भी सत्ता नहीं छोड़ना चाहते। और अभी भी वो अगर जेल में जब गए, शायद इसके पहले के भी कई दृष्टांत होंगे, बिहार है, झारखंड है, उनके मुख्यमंत्री जेल गए होंगे, जैसे जेल गए इस्तीफा दे दिया। तो इनके जैसा तो शायद दुनिया के पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कोई नहीं होगा कि जब जेल चले गए और जेल में जाने के बावजूद भी सरकार कह रहे थे मैं जेल से चलाऊंगा। तो इनको न पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आस्था है, न लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था है कि जेल में अगर 24 आवर्स के लिए कोई डिटेन हो जाए, अधिकारी, सरकारी कर्मचारी कोई भी, तो ऑटोमेटिकली उसको सस्पेंड मान लिया जाता है। अब ये स्वयं इस्तीफा न तारीख को ईद का 144 प्रोसेसन अलग अलग विस्तारों में निकलने वाले हैं सूरत शहर में, और उसके बाद 17 तारीख को सुबह से ही लेकर और रात तक कुल 80,000 जितने छोटे बड़े गणपति जी का विसर्जन की प्रक्रियाओं होने वाली है, जो कुल 21 कृत्रिम तालाबों में और 3 जो है दरिया के साथ लगे हुए जगहों पे होने वाले हैं। इन सभी को मद्देनजर रखते हुए पूरी सूरत शहर पुलिस ने पिछले कई दिनों से काफ़ी तैयारियां किया हैं। हम लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तरीके पूरे हिंदू मुस्लिम विस्तारों में लोगों के साथ दोनों को इकट्ठा करके
काफ़ी जो हम लोगों ने चर्चाएं किया उनके साथ मीटिंग में, ये एश्योरेंस भी मिला है कि एकदम खूब अच्छे से दोनों त्यौहार मनाएंगे। पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने कोई कसर बाकी नहीं रखी है और हमारे जो 15,000 से ज़्यादा जो है पुलिस के जवान, होमगार्ड के जवान वगैरह डिप्लॉयड रहेंगे। इनकी मदद करने के लिए 11 कंपनियां हमारी स्टेट रिजर्व पुलिस की जो आर्म्ड बटालियंस होती हैं उसकी रहेंगी, एक कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स की रहेगी और 250 हमारे स्पेशल एक यूनिट बनाई है होम हेडक्वार्टर की, जो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम रहेंगे। और उसके अलावा इन पूरे विस्तार में कुल 400 जितने छतों के ऊपर पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया गया है, जिसमें 2 से 3 आदमी वॉकी टॉकी सेट के साथ ऊपर से निगरानी रखेंगे और 400 जितने हमारे जो डीप पॉइंट्स हैं, जो रूट के अंदर 50 से 100 मीटर के अंदर के विस्तार है, जो संवेदनशील विस्तारों में, वहाँ उनका मूवमेंट रहेगा, जिसमें खासकर क्राइम ब्रांच की टीम, एसओजी की टीमें रहेंगी, चुनिंदा ऑफिसर उसमें रखे गए हैं, जिससे कि अंदर के मूवमेंट के ऊपर ध्यान रखा जा सके। इस पूरे प्रक्रिया को जो टेक्निकल विंग हमारी जो सपोर्ट करेगी, उसमें 12 जितने ड्रोन कैमराज जो हाई रेजोल्यूशन के कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग करते रहेंगे, तो अगल बगल जितनी भी गतिविधियां और इसको रिकॉर्ड होता रहेगा। 125 जितने वीडियो कैमरा लगाए गए हैं, जो 15 जितने वॉच टावर्स बनाए गए हैं, जो अलग अलग विस्तार में ये वीडियो कैमरा लगाए जाएंगे, जो सब गतिविधियों को रिकॉर्ड करेंगे। और उसके अलावा 900 जितना बॉडी वर्न कैमरा जो पुलिस के जवान अधिकारी अपने कॉलर पे यहाँ पे लगाएंगे, जिससे जितनी भी उनके आसपास जो भी एक्टिविटीज हो रही है सब रिकॉर्डेड होती रहे। तो हर घटना का पूरा हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। और साथों साथ सभी से एक रिक्वेस्ट भी हम करते हैं कि सूरत शहर पुलिस पिछले दिनों काफ़ी मेहनत के साथ, लोगों के सहकार के साथ अपने दोनों त्यौहार खूब अच्छे से मनाए जाएं। शहर में इस तरह की पूरी व्यवस्था की है। आपको त्यौहार अच्छे से मनाइए और हमें सहकार दीजिए। किसी भी प्रकार की अफवाहों पर, किसी भी प्रकार के रूमर पर ध्यान मत दीजिए। कोई आपको रूमर फैलाता है या कुछ मैसेज आपको आता है तो आप उसको फॉरवर्ड मत करिए, क्योंकि वो भी एक गुनाह बनता है। फॉरवर्ड करना भी एक गुनाह है। आपको कोई शंका कुशंका लगती है आपके विस्तार के बारे में, आप 100 नंबर के ऊपर कॉल करिए। पुलिस हरदम आपकी सेवा में है और हम और आप मिलकर अपने सूरत शहर में दोनों त्यौहार खूब धूमधाम से मनाएंगे। 5 पुलिस स्टेशन हमारे कोर्ट विस्तार के हैं, जो हमारा पुराना एरिया है, लाल गेट, सलाबतपुरा, मैदरपुरा, चौक बाजार और अठवा। तो ये सब पुराने जो ट्रेडिशनल पुराने हमारे एरिया, जो गली कूचे वाले एरिया हैं, काफ़ी गलियों वाले एरिया हैं, जो ट्रेडिशनली वहाँ पे हम लोग ज़्यादा ध्यान रखते हैं। और जहाँ तक संवेदनशीलता की बात है, इन पूरे एरिया में काफ़ी हम लोगों ने मेहनत किया है। दोनों कम्युनिटी के बीच में काफ़ी अच्छा से तालमेल बैठाया है, तो अच्छे से सबके सहकार से अच्छा हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम कोई कसर उससे कोई बाकी नहीं रखेंगे। हमारे कुल टोटल जो 550 हमारे सब इंस्पेक्टर से लेके पुलिस कमिश्नर तक का बंदोबस्त है, उसमें और हमारे जो कांस्टेबलरी मिला है, कुल 500 जितने हमारे 600 जितने हमारे अधिकारी और जवान हमें बाहर से मिले हैं राज्य के अलग भागों से। उसके अलावा 11 कंपनी स्टेट रिजर्व पुलिस की और 1 कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स की, इतने हमें जो स्टेट कंट्रोल रूम ने जो डीजी साहब का ऑफिस ने प्रोवाइड किया है। और बाकी जो पुलिस है वो हमारी स्थानीय सब पुलिस है। वो जितने भी इस तरह के असामाजिक तत्व जो पहले पकड़े जा चुके हैं इस तरह के डिस्टर्ब करने में पूरा साल भर में, उनको हम लोगों ने अभी जो उनके ऊपर काफ़ी लगभग 3000 के आसपास प्रिवेंटिव एक्शंस भी लिए हैं। और अभी जितने भी हैं उनके ऊपर अभी हम 1-2 दिन में और भी कार्रवाई करेंगे। और उसके अलावा जितना भी हमारे उनके ऊपर हम वॉच रखने के लिए जो जितने ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब उनके ऊपर हम कर रहे हैं।